हेलो नमस्ते दोस्तों। हाउ आर यू? कैसे हो? घर पर ही हो ना? यस, घर में रहो, सेफ रहो। पूरा मार्केट बंद है, बाहर निकल के भी क्या करोगे? बराबर। लेकिन मार्केट में अगर देखते हो तो सिर्फ दो ही दुकानें खुली हुई आपको दिखेंगी। एक है किराने की दुकान और दूसरी है मेडिकल शॉप यानी फार्मेसी की दुकान। सो हम आज नया टॉपिक जो लेकर आए उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे स्टार्ट करना है, हाउ यू कैन स्टार्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसके लिए प्रोसेस क्या होता है, उसके कंडीशंस क्या होते हैं, फॉर्म्स कौन से फॉर्म्स लगते हैं आपको, उसकी फ़ीस कितनी होती है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले आपको एक अपील है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। ओके, सो पहले देखेंगे हम प्रोसेस क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पाने के लिए। अगर हमें कुछ ड्रग्स बनाने हैं, फॉर्मुलेशंस बनाने हैं, सो लेट अस सी। तो उसके लिए आपको पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन के साथ उसकी जो भी फीस होती है वो फीस आपको पे करनी होगी। साथ ही साथ आपको इंस्पेक्शन के लिए कुछ फ़ीस पे करनी होगी। तो वो फीस कितनी होती है? तो ये जो फीस होती है वो फीस होती है 6,000 रुपीज़ इज़ एप्लीकेशन फ़ी, एंड 1,500 1,500 is the inspection fee. That is common for most of the categories. अलग अलग कैटेगरीज कौन सी हैं हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सिर्फ जो रीपैकिंग लाइसेंस होता है उसके लिए 5,000 एप्लीकेशन फ़ीस होती है और 1,500 जो होती है इसकी इंस्पेक्शन की फ़ीस होती है। सो देन नेक्स्ट क्या होता है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है यानी कि जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा, एफडीए डिपार्टमेंट होगा, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपके प्लांट साइट पे आएगा, आपके प्लांट साइट को विज़िट करेगा। आप जो भी प्लांट साइट है वहाँ की कंडीशंस देखेंगे, वहाँ जो अलग अलग कंप्लायंसेस प्रोविजंस है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दी हुई, वो आप अगर फुलफ़िल कर रहे हो तो आपको लाइसेंस इशू हो सकता है 3 महीने में। अगर नहीं तो क्या, तो फिर आपका जो लाइसेंस है उसको रिजेक्ट किया जाएगा, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपको 6 महीने का टाइम होगा, 6 महीने के अंदर आप री एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इसमें आपको फिर से सिर्फ इंस्पेक्शन की फ़ीस पे करनी होगी, जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो नहीं लगेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे री एप्लीकेशन नहीं करना है, मुझे मैं सब चीज़ें कंप्लाई करता हूँ, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो जो प्रोविजंस दिए, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैंने सभी पूरी की है मेरे इंडस्ट्री ने, तो इन दैट केस यू हैव 30 days टाइम। विद इन दैट टाइम यू कैन अपील टू योर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। देन इन दैट केस यू नीड टू प्रोवाइड एडिशनल एविडेंसेस कि आप कैसे बराबर हो। तो इसकी इंक्वायरी होगी इस मैटर की, आपकी कंपनी आपको जो भी लाइसेंसेस चाहिए, और अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी है उनको अगर लगता है तो वो रिकन्सिडरेशन की ऑर्डर कर सकते हैं, और उसके बाद आप अगर कंप्लाई कर रहे हो तो आपको लाइसेंस फिर से इशू हो सकता है। तो अलग अलग कौन सी दवाइयाँ होती है, कौन से टाइप के लाइसेंसेस होते हैं हम देखेंगे। हम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जो अलग अलग टाइप्स है, टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, उसके हिसाब से आपको आपका फॉर्म जो है सेलेक्ट करना होगा। ये फॉर्म्स जो है आपको जो एफडी की साइट है वहाँ पे मिल जाएंगे, नहीं तो CDSCO जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे भी मिल जाएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ओके, तो उसके लिए जो फॉर्म लगता है वो फॉर्म नंबर होता है 24। अलग अलग टाइप के हिसाब से ABCDEF ये जो टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि पहला है ड्रग्स अदर देन CC1, नेक्स्ट जो है लोन लाइसेंस, थर्ड है रीपैकिंग लाइसेंस, होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए जो लाइसेंस होगा, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए लाइसेंस होगा, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी का लोन लाइसेंस होगा। ड्रग्स जो शेड्यूल X में मेंशन्ड है उसके लिए अलग से लाइसेंस होता है, जो C7 शेड्यूल में होते हैं उसके लिए अलग से लाइसेंस होता है। आपको अगर शायद समझो कि
आपको सेल नहीं करना है, सिर्फ टेस्टिंग एनालिसिस करना है, एग्जामिनेशन करना है, न्यू ड्रग है तो उसके लिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपको लाइसेंस ज़रूरी होता है। तो आपको फॉर्म नंबर 24 जो रिस्पेक्टिव दिया गया है वो फॉर्म सेलेक्ट करके उसको भरना होगा, उसके साथ उसकी फ़ीस की पे करनी होगी। एक लाइसेंस में आप 10 अलग अलग फॉर्मुलेशंस या 10 ड्रग्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपको जो लाइसेंस इशू होगा वो फॉर्म नंबर 25 में इशू होगा अप टू दिस वन, दिस इज शेड्यूल एक्स। और जो C7 का लाइसेंस है वो आपको फॉर्म नंबर 28 और टेस्टिंग एनालिसिस के लिए लाइसेंस 29 फॉर्मेट में इशू होगा। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड द लाइसेंसेस। जो आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि C7X, ये जो अलग अलग टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो क्या है। तो जो शेड्यूल C दिया गया है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, उसमें होते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। तो इसमें आते हैं सीरा, वैक्सीन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, ऑप्थेल्मिक पेरेंटल प्रिपरेशन जो भी होते हैं, सूचर्स, लिगेचर, स्टेराइल डिवाइस फॉर सिंगल यूज़ जो होते हैं, वो सभी चीज़ें आते हैं शेड्यूल C में। शेड्यूल C1 जो होता है अदर स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें आता है डिजिटलिस, एर्गॉट, फिश लीवर ऑयल, इन विट्रो ब्लड ग्रुप टेस्टिंग किट जो होते हैं। बाद में जो भी प्रिपरेशन जिसको पेरेंटल यूज़ के लिए नहीं यूज़ करना है, तो ऐसी दवाएं भी शेड्यूल C1 जो स्पेशल अदर स्पेशल प्रोडक्ट में आती है। शेड्यूल X जो होता है दैट कंटेन्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। इसके एग्जाम्पल है अलग अलग बार्बिचुरेट्स जो है, एम्फेटामाइन है, उसके डेरिवेटिव्स हैं, तो ये सभी आते हैं शेड्यूल X में। सो इसका जो सेल होता है वो कंट्रोल होता है शेड्यूल X का। तो इसके लिए ये आपको बार बार आएगा C7 एंड शेड्यूल X, इसके अंडर अलग अलग जो दवाएं इसको कंट्रोल्ड सेल किया जाता है। आपको दूसरा सवाल आया होगा कि ये लोन लाइसेंस होता क्या है। आप अगर इस फील्ड में नए हो और आपको, आपके पास समझो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अवेलेबल नहीं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। आपको क्या करना होगा कि जो ऑलरेडी अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उससे आप एग्रीमेंट करके आप लाइसेंस पा सकते हो, वहीं से आप दवा बना के मार्केट में उसका सेल कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। सो व्हाट इज़ लोन लाइसेंस? It means license granted to person who do not have his own arrangement of manufacture but who intend to avail himself manufacturing facilities owned by another manufacturer. So दूसरा जो मैन्युफैक्चरर होगा वहाँ आप आपकी मेडिसिन्स बना के मार्केट में बेच सकते हैं। तो कंडीशंस क्या होती है अगर आपको ये लाइसेंस पाना है? तो उसके लिए है कि शेड्यूल M जो है D&C एक्ट में दिया हुआ है, तो उसमें जो जो कंडीशंस है फैक्ट्री प्रीमाइसेस के रिलेटेड, उसका लोकेशन कैसा होना चाहिए, उस आपको स्पेस कितना अवेलेबल होना चाहिए, बराबर, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है, वहाँ पे जो पर्सोनेल है वो स्किल्ड क्वालिफाइड पर्सन है या नहीं है, आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रखना है, आपको एडिक्वेट स्टोरेज वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा जो ड्रग मैन्युफैक्चर होंगे उसके लिए। तो ये चीज़ें आएंगी, ये कंडीशंस होंगी आपको अगर लाइसेंस पाना है। जो ड्रग्स मेंशन नहीं है शेड्यूल C7 और X में, जो जनरल लाइसेंस होगा उसके लिए। इसके साथ ही आपको जो मैन्युफैक्चरिंग आप करोगे तो उसके लिए वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ की जो डेफिनेशन है वो कौन से लोग वहाँ पे होने चाहिए, तो वो ग्रेजुएट इन फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिनको 18 मंथ से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का आफ्टर ग्रेजुएशन। वैसे ही मेडिसिन साइंस, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी के साथ उसका अगर स्पेशलाइजेशन हो, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, इनका अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो लोग भी वहाँ पे सुपरवाइज़र के तौर पे आप अपॉइंट कर सकते हो। और बाकी जो भी क्वालिफिकेशंस इसके इक्विवेलेंट अगर अप्रूव्ड है
आउटसाइड इंडिया, तो वो भी लोग सुपरवाइज़र बोल के अपॉइंट हो सकते हैं। दूसरे क्वालिफिकेशंस इसके साथ जो है, ये क्वालिफिकेशंस एप्लीकेबल नहीं है दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग बिफोर 29 जून 1957। वेटरनरी यूज़ के लिए एडिशनली फार्मा और जनरल साइंस मेडिसिन के साथ वेटरनरी साइंस के लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं सुपरविजन के लिए। जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, लिक्विड पैराफिन, मेडिसिनल गैसेस, नॉन केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सर्जिकल ड्रेसिंग, इसके लिए ये ऊपर दिए गए कौन से भी क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, कोई भी इसको बना सकता है जिसको इस फील्ड का एक्सपीरियंस हो, और अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो एक्सपीरियंस आपका जो है मानती है, फुल सेटिस्फेक्शन उनका होता है। ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है, मैंने बोला कि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट या FDA जो भी होगा उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी हम कहते हैं। ओके, तो उसके साथ आपको आपके यहाँ पे खुद की एक एनालिटिकल लैब भी होना चाहिए, जो जहाँ पे भी क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए जो एनालिसिस कर सके आपकी जो भी ड्रग्स है, कॉस्मेटिक्स है, उसकी स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्यूरिटी टेस्टिंग के लिए वो काम करेंगे, उसकी टेस्टिंग करके चेक करेंगे। वहाँ पे उस टेस्टिंग फैसिलिटी का हेड होना चाहिए। वो हेड जो है वो फिर से मेडिसिन, साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होना चाहिए। वो ऑब्वियसली उनका जो क्वालिफिकेशन है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और टेस्टिंग का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, जो आप ड्रग्स मैन्युफैक्चर किए, उसकी क्वालिटी आपने चेक की, बाद में है कि आपको कुछ रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। वो रिकॉर्ड रखने हैं, उसकी जो रिकॉर्ड्स रखने हैं वो शेड्यूल यू में, इसी एक्ट के शेड्यूल यू में दिए हुए हैं। और जो रिकॉर्ड आप बनाओगे, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन जो बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग का, तो वो आपको प्रिजर्व करना होता है 2 साल आफ्टर एक्सपायरी, और जिस ड्रग को एक्सपायरी नहीं है उसके लिए 5 साल तक वो रिकॉर्ड्स आपको प्रिजर्व करने होते हैं। ओके, जो आपका प्रीमाइसिस होगा, वो प्रीमाइसिस वहाँ पे पीरियोडिकली फिर से इंस्पेक्शंस हो सकते हैं आपको लाइसेंस मिलने के बाद भी। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो भी वहाँ पे आएगा, DI, तो उसको इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग साइट जो होगी, आपकी रिकॉर्ड्स जो भी होंगे वो देख सकते हैं, सैम्पल्स वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, और आपको एक बुक वहाँ पे रखना होता है, वो फॉर्मेट 35 में इंस्पेक्शन बुक वहाँ पे मेंटेन करना होता है। अगर क्वालिफाइड या एक्सपर्ट स्टाफ जो भी है आपने एम्प्लॉय किया, वो उसमें चेंजेस होते हैं, तो आपको इमीडिएटली जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी FDA है उसको इन्फॉर्म करना होगा। ये देखें हमने कि जो जनरल लाइसेंस होता है। अब हम देखेंगे जो ड्रग्स शेड्यूल C और C1 में, शेड्यूल C और C1 में मेंशन्ड है। C और C1 कौन से ड्रग्स हैं, तो इसमें आते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। तो हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं। जो ऊपर दी गई कंडीशंस हैं वो सिमिलर कंडीशंस यहाँ पे भी ज़रूरी होती है। उसी के साथ एडिशनली हमने देखा कि हेड वहाँ पे होना चाहिए, एडिक्वेट स्टाफ होना चाहिए, एडिक्वेट प्रीमाइसिस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसी के साथ अगर ये दवाई, ये पेरेंटल प्रिपरेशन जो है पेरेंटल पर्पस के लिए अगर यूज़ की जा रही इंजेक्टेबल पर्पस के लिए, तो वहाँ पे आपको सेपरेट लैब होनी चाहिए, सेपरेट यूटेंसिल एपरेटस होनी चाहिए, अवॉइडिंग वहाँ पे माइक्रोबियल कंट्रोल आपको करना होगा। शेड्यूल GM की जो GMP की रिक्वायरमेंट है सभी फॉलो करनी है, और रिकॉर्ड जो होगा मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग का शेड्यूल U के अनुसार आपको बनाना होगा। सिमिलरली आपने देखा जैसे रिकॉर्ड प्रिजर्व करना है एक्सपायरी के बाद 2 साल, और अगर एक्सपायरी नहीं दी है तो 5 साल तक। टेस्टिंग के लिए खुद की लैब होनी चाहिए। अगर लैब नहीं है खुद की तो आप बाहर से भी इसको टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन वो लैब अप्रूव्ड होनी चाहिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। जो स्टरलाइज प्रिपरेशन होंगे उनको ग्लास कंटेनर में आपको देना होगा।
ताकि जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है वो अवॉइड हो सके। मल्टीपल डोज कंटेनर अगर है तो उसमें आपको प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने होते हैं। सेफ्टी, इफिकेसी और स्टेबिलिटी का जो भी डाटा होता है शेड्यूल C1 के जो ड्रग्स हैं रिलेटेड टू पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन, तो उसका डाटा आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी FDA को सबमिट करना होता है। बाद में जो शेड्यूल F होता है तो उसमें जो ब्लड बैंक, वैक्सीन, सर्जिकल्स या अम्बिलिकल टेप्स के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी आपको एडिशनली क्वालिफाई करनी होती है। जो आप टेस्टिंग करोगे वहाँ पे एरोबिक या अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, ये आपको केयर करनी होगी। जो मेडिकल डिवाइसेस शेड्यूल C में मेंशन्ड है तो उसमें फार्मेसी के साथ एडिशनली वहाँ पे साइंस ग्रेजुएट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री में जिनका क्वालिफिकेशन है, माइक्रोबायोलॉजी में जिनका स्पेशलाइजेशन है, या जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, केमिकल या प्लास्टिक इंजीनियरिंग में, तो वो भी लोग यहाँ पे सुपरविजन के लिए एलिजिबल होते हैं। उनको भी आप वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हो। सिमिलरली इसका जो स्टेबिलिटी का डाटा है वो आपको सबमिट करना है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। नेक्स्ट है रीपैकिंग लाइसेंस। तो ये रीपैकिंग लाइसेंस होता क्या है, तो आप यहाँ पे जो है बल्क में ड्रग जो है ला के इसको आप रीपैक कर सकते हैं, छोटे छोटे पैक बना के बेच सकते हैं। तो इट इज़ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एनी ड्रग फ्रॉम बल्क कंटेनर इनटू स्मॉलर पैकेजेस, लेबलिंग ऑफ ईच पैकेज in a view to its sale and distribution, but does not include compounding and dispensing of drug in the ordinary course of retail business। तो क्या करना है आपको, होलसेल में समझो कि बोरिक एसिड है 100 kg आपने लाया और छोटे छोटे 100 ग्राम के आपने पैक बनाए, तो आपको उसको फिर से लेबल करके आपके नाम से उसको बेचना है, तो आप ये कर सकते हो। तो इसके लिए क्या कंडीशंस है, ये जो रीपैकिंग होगा वहाँ वो हाइजीनिक कंडीशन में होना चाहिए, वहाँ पे जो सुपरविजन होगा कॉम्पिटेंट पर्सन वहाँ पे होने चाहिए। जो शेड्यूल M की रिक्वायरमेंट है इसके लिए भी लागू होती है। एडिक्वेट स्पेस, एडिक्वेट अरेंजमेंट वहाँ पे होनी चाहिए। स्ट्रेंथ, क्वालिटी जो है मेंटेन रहनी चाहिए, जो जो ड्रग्स आप बेच रहे हैं, ओके, या रीपैक कर रहे हैं। जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है वो कौन होता है, तो DPharm जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी है एज़ पर PCI वो एलिजिबल है। जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जिसने क्वालिफाई किया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। देन जो मैट्रिकुलेशन जो होता है उसके बाद अगर उसको 4 साल का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग, रीपैकिंग का, तो वो लोग भी वहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन बोल के हो सकते हैं। तो ये रीपैकिंग लाइसेंस। बाद में हम देखेंगे शेड्यूल X, इसमें जो होते हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो इसके लिए कुछ अलग से कंडीशंस होते हैं इन एडिशन टू दी जनरल कंडीशंस। तो इसमें जो है आपको हर 3 महीने के बाद जो स्टेटमेंट होगा सेल्स का वो आपको प्रोवाइड करना होता है। जो रिस्पेक्टिव स्टेट की अथॉरिटी होगी, FDA होगा, तो उसको वहाँ पे सप्लाई करना होता है। इसमें होता है कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, उसको जितना भी सेल हुआ है, नर्सिंग होम्स, RMP, तो उसका रिकॉर्ड वहाँ पे होता है। सेपरेट अगर शेड्यूल X की आप दवाई बना रहे हैं तो सेम अलग जो फैसिलिटीज़ है हमने जो पहले देखे, तो वहाँ पे ये दवाई आप बना नहीं सकते। उसके लिए अलग से आपको फैसिलिटी क्रिएट करनी होगी, अलग से प्लांट क्रिएट करना होगा, उसके लिए स्टोरेज अलग से होगा और वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन के कस्टडी में होना चाहिए। इसमें फिजिशियन सैंपल्स जो होते हैं वो अलाउ नहीं होते क्योंकि ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं। जो हमने पहले देखे उसमें आप फिजिशियन सैंपल दे सकते हो। जो अकाउंट्स होंगे, ट्रांजैक्शंस होंगी, तो उसके जो डिटेल्स होते हैं वो आपको रिटेन करने होते हैं 5 साल तक और एक्सपायरी के बाद 1 साल तक। तो इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं, शेड्यूल X यानी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अगर है तो
उसका अकाउंट जो होता है, डेट ऑफ इशू, नेम ऑफ ड्रग, ओपनिंग बैलेंस कितना था, स्टॉक कितना था प्रोडक्शन डे पे, क्वांटिटी कितनी रिसीव की स्टोर से, कितनी यूज़ की, बैलेंस क्वांटिटी कितनी है अभी, और जो इंचार्ज पर्सन होगा उसकी सिग्नेचर होगी। उसके साथ जो प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन में डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट, नेम ऑफ द ड्रग, बैच नंबर, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कितनी आपने यूज़ किए, एंड यील्ड कितना चाहिए, वो टैबलेट अगर बना रहे उसके आप, तो एक्चुअल यील्ड कितनी आई, वेस्टेज कितना हुआ। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपको रिकॉर्ड करना होता है। और जो क्वांटिटी होती है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट हो, कैप्सूल हो, जो भी हो, तो कितना आपने बनाया और ट्रांसफ़र किया स्टोर हाउस, वेयर हाउस को। उसी के साथ आपको फिर से डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, नेम ऑफ ड्रग, बैच नंबर, ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितनी क्वांटिटी बनाई आपने, कितनी सोल्ड की, किसको सेल किया आपने, किसने उसको परचेस किया, और कितनी क्वांटिटी आपकी वेयर हाउस में बची हुई है, दैट इज़ बैलेंस क्वांटिटी एट द एंड ऑफ डे, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ सिग्नेचर ऑफ पर्सन इंचार्ज। वहाँ पे ये भी रिकॉर्ड आपको रखना होता है। तो पहले स्टोर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग साइट, और तीसरा जो वेयर हाउस है वहाँ से कितना माल आपने सेल किया। तो हमने देखी कि अलग अलग जो कंडीशंस है, हम इसको समराइज़ करेंगे। जो जनरल कंडीशंस होते हैं, तो वहाँ पे जनरल कंडीशन में होता है कि सुपरविजन होना चाहिए कॉम्पिटेंट या टेक्निकल स्टाफ का। इसी के साथ हमें शेड्यूल एम की जो रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग जीएमपी की, वो फॉलो करनी होती हैं। टेस्टिंग फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। आपके प्लांट में अगर वो नहीं है तो आप बाहर से भी टेस्टिंग करा सकते हो, एनालिसिस करा सकते हो, लेकिन जो लैब जहाँ से आप करा रहे हो ये, तो वो अप्रूव्ड लैब होनी चाहिए। एडिक्वेट स्टोरेज होना चाहिए आपके प्लांट में। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, रिकॉर्ड कीपिंग जो है आपको शेड्यूल यू के अनुसार करना होगा। जो नंबर ऑफ सैंपल्स आपको कुछ रखने होते हैं, और जो टेस्टिंग के लिए जितने भी नंबर ऑफ सैंपल लगते हैं, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ 2n, ट्वाइस द नंबर ऑफ सैंपल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल टेस्टिंग। जो जो टेस्ट आप करना चाहते हैं उसके, तो वो एक्सपायरी के बाद तक, यानी कि एक्सपायरी के 3 साल तक आपको वो प्रिजर्व करने होते हैं। प्रोडक्शन जो होता है, जितनी आपको परमिशन दी गई उतनी कैपेसिटी का ही, कैलकुलेटेड कैपेसिटी का आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करना है तो आपको एफडीए या लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है उसकी परमिशन चाहिए। इंस्पेक्शन बुक जो है फॉर्म नंबर 35 में होता है। जो लाइसेंस आपको इशू होगा वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। ओके, एक्सेप्ट जो हमने डिस्कस नहीं किया, वो जो टेस्टिंग एनालिसिस का लाइसेंस होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। जो बाकी लाइसेंसेस है आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी, वो आज हम इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो थैंक यू, दैट इज़ ऑल। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, लाइक कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।